Hello students, so we are back again with our chapter of Flamingo. In our previous video we have read about our chapter and the chapter number is 6 Poets and Pancakes ना. तो उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे जैमनी स्टूडियोज़ के बारे में जो था वो चैप्टर था 1940s के अराउंड की इस बात है। तो उस टाइम जो है जैमनी स्टूडियो में कैसे नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में ऑथर ने हमें बताया था कि कई तरह के वहाँ पर जो है इनकी मेकअप मैन आए, अलग अलग कंट्री के अलग अलग साइट्स से जो है वो लोग आए, और फिर कैसे ऑफिस बॉय बनने तो कुछ और आया था, मतलब कि एक पोएट या स्क्रीन राइटर वगैरह बनने आया था, लेकिन जस्ट क्या रह गया, वो एक मेकअप आर्टिस्ट बनकर वहाँ पर रह गया। ठीक है, तो पेज नंबर 59 यहाँ तक हुआ था हमारा फर्स्ट पैरा तक। तो अब नेक्स्ट पैरा जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। In those days I worked in a cubicle, two whole sides of which were French windows. I didn't know at that time they were called French windows. तो फिर कहते कि उन दिनों में जो है मैं जो था एक छोटे से कमरे में, क्यूबिकल मतलब क्यूब की तरह का बस एक कमरा सा था जिसमें 2 फ्रेंच विंडोज़ थी। विंडोज़, छोटी सी विंडोज़ होती है ना, फ्रेंच विंडोज़ बोलते हैं उनको। ऑथर कहता है कि उन दिनों मुझे पता नहीं था कि इसको फ्रेंच विंडोज़ कहते हैं। सीइंग मी सिटिंग at my desk tearing up newspapers day in and day out, most people thought I was doing next to nothing. तो कहते बस लोग मुझे देखते थे कि मैं अपनी सीट पर बैठा हुआ हूँ और न्यूज़पेपर की कटिंग्स जो है वो काट रहा हूँ, दिन रात बस न्यूज़पेपर की कटिंग्स जो था वो काटता रहता था। तब ये लोग सोचते थे मुझे देख कर कि ये कुछ भी नहीं करता है। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, तो ऐसा तो शायद बॉस भी सोचता ही था मेरा। So anyone who felt I should be given some occupation would verge into my cubicle and deliver an extended lecture. तो कहते कि कोई भी आता जो सोचता कि ये कुछ नहीं कर रहा है, तो वो बस मेरे क्यूबिकल रूम में आता और कुछ ना कुछ लंबा चौड़ा सा भाषण मुझे देकर चला जाता। The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. तो कहते कि ऑफिस बॉय, मतलब ये बॉय का मतलब है ऑफिस बॉय, तो कहते वो भी जो ऑफिस बॉय था डिपार्टमेंट का, उसने भी इनकी डिसाइड किया कि वो भी मुझे एनलाइट करे, मुझे कि बताए कि एक लिटरेरी टैलेंट मीन्स के राइटिंग में जिसका टैलेंट है वो कैसे, जहाँ पर वो फिट भी नहीं बैठता उसका टैलेंट, कैसे वहाँ पर उस डिपार्टमेंट में मुझे बिठाया हुआ है जहाँ पर बार्बर्स, नाई वगैरह का, सैलून वगैरह का काम होता है। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, और जल्दी ही मैं कहते क्राउड शूटिंग के लिए प्रार्थना करने लगा कि आज तो क्राउड शूटिंग हो जाए। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपेक्स, क्योंकि जब क्राउड शूटिंग होती थी तो फिर उस ऑफिस बॉय जो है वो क्राउड का मेकअप में लग जाता था। तो कहते उसकी जो लेक्चरबाजी होती थी तो सिर्फ क्राउड शूटिंग ही मुझे उससे बचा सकती थी। इन ऑल इंस्टांसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to कोथामंगलम सुब्बू। तो कहते जितनी भी उसमें फ्रस्ट्रेशन थी, जितना भी हम उसमें देख सकते थे गुस्सा भरा हुआ है, वो ओपनली जो है वो सिर्फ मेकअप के डिपार्टमेंट के हर कोई बंदे कि जितने भी उसमें उसके दुश्मन थे, जिनको भी वो नफ़रत करता था या जिसके कारण वो नेगलेक्ट हो रहा था, वो बस यही कहता था कि वो एक ही पर्सन है जिसने मेरी ये हालत कर रखी है, जिसके कारण जो है मैं आज यहाँ पर हूँ। तो वो एक ही पर्सन है जिसका नाम है कोथामंगलम सुब्बू। सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जैमनी स्टूडियोज़। तो जैमनी स्टूडियो में सुब्बू नंबर 2 पर था। He couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had.
तो उसकी जो फिल्म्स थी ओपनिंग्स में वो इतनी ज़्यादा इनकी एनकरेजिंग नहीं थी, अच्छी नहीं थी, जबकि वो हमारा मेकअप बॉय था उसकी उतनी अच्छी थी. On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times, for when he began his career, there were no firmly established film producing companies or studios. तो कहते लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपनी लाइफ में जो है वो कई तरह की डिफ़िकल्ट टाइम्स जो है वो फेस किए हैं जब से उसका करियर जो है वो स्टार्ट हुआ है. देयर वर नो फर्मली एस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज़. तो उस टाइम जो है कहते कि उस टाइम पे कोई भी इतनी फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज नहीं थी या स्टूडियोज़ जो थे एस्टेब्लिश नहीं थे जितना जैमनी स्टूडियो था. Even in the matter of education, especially formal education, Subbu couldn't have had an appreciable lead over our boy. तो कहते अगर एजुकेशनली भी देखें तो सुबु की एजुकेशन जो थी वो हमारे ऑफिस बॉय से कम थी, मतलब कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हम बोल सकते थे. बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग born a Brahmin, a virtue indeed, he must have had exposure to more affluent situations एंड पीपल. तो 1940s में पता है कि कास्टिज़म वगैरह बहुत ज़्यादा था इंडिया में. तो कहते कि एक ब्राह्मण होने के कारण जो है उसको ज़्यादा एक्सपोजर जो है सुबह को मिल गया हर सिचुएशन में अपने आप को लोगों के सामने रखने का, लोगों से मिलने का. ही हैड द एबिलिटी टू लुक sorry to look cheerful at all the times, even after having had a hand इन अ फ्लॉप फिल्म. लेकिन कहते कि उस ही हैड द एबिलिटी, कहते कोई चाहे उसकी फिल्म हिट हो चलो फिर तो तब खुश होना ही है. तो कहते चाहे उसकी फिल्म बुरी तरह से पिट गई हो, बुरी तरह से फ्लॉप हो गई हो, लेकिन वो हर सिचुएशन में हमेशा खुश रहता था. ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, उसके पास हर किसी के लिए हर वक्त कोई ना कोई काम रहता था. ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, वो खुद अपने आप कोई काम नहीं करता था, चीज़ें नहीं करता था. बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कम्प्लीटली एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज. लेकिन उसकी जो लॉयल्टी थी अपने बॉस के लिए पूरी तरह से, उसके कारण उसकी आइडेंटिटी जो थी इस स्टूडियो में बन चुकी थी, और उसकी जो क्रिएटिविटी थी वो सबसे बड़ी कामयाबी थी उसके हेड के लिए. हेड मतलब जो उसका बॉस था. ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, ऐसा लगता था कि वो एक टेलर है फिल्म्स के लिए, जो जैसी भी फिल्म हो उसको काट कूट कर अच्छी तरह से पेश कर सकता था. हियर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड. तो यहाँ पर एक आदमी था कि जब वो जो है जब उसको कोई कमांड देता था, ऑर्डर देता था, तो वो इंस्पायर हो जाता था. द रैट फाइट्स the tigress underwater and kills her, but takes pity on the cubs and tends them lovingly. I don't know how to do the scene. तो कहते कि सीन की बात हो रही है. द प्रोड्यूसर वुड से, प्रोड्यूसर ने जो है वो कहता है, तो कहते कि सीन क्या है कि रैट की फाइट हो रही है टाइगर्स के साथ पानी के नीचे बीच में, और फिर जो है एंड किल्स हर, और फिर वो उसको मार देता है, और फिर जो है वो बेचारे कब्स जो हैं उसके बच्चे जो हैं वो उस पर दया करके जो है उनको बड़े प्यार से जो है वो अपने साथ रखता है. तो प्रोड्यूसर कहता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा ये सीन जो है वो मैं कैसे करूं. द प्रोड्यूसर वुड से एंड सुब्बू वुड कम आउट विद 4 ways ऑफ द रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टम्स ऑफ स्प्रिंग. और फिर वो सुब्बू जो है वो 4 नए तरीक़ों के साथ जो है वो प्रोड्यूसर के सामने आता है कि कैसे रैट जो है वो अपने टाइगर के कब्स पर कैसे अपना प्यार जो है वो दिखा रहा है. गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफेक्टिव इनफ, द प्रोड्यूसर वुड से, एंड इन अ मिनट सुब्बू वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव्स. तो फिर जब वो बताता है सुब्बू, तो फिर प्रोड्यूसर कहता है ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इनफ होगा, ये काफ़ी होगा. तो प्रोड्यूसर के बस इतने कहने की देरी होती है और सुब्बू नए और 14 अल्टरनेटिव्स और ऑप्शंस लेके सामने आ जाता है. मीन्स कि अगर इनकी उसके पास कोई ना कोई हमेशा अल्टरनेटिव, हर काम का, हर सीन का, हर तरह की प्रॉब्लम का अल्टरनेटिव रहता ही था. फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एज
and was so easy with a man like Subbu around. And if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden years, it was Subbu. तो कहते सुब्बू के साथ फिल्म बनाना जो है वो बहुत ही अच्छा रहता था, क्योंकि वो बहुत ही कि हर तरह से फुल फ्लेज्ड बंदा था जिसके पास हर कुछ हर टाइम अवेलेबल रहता था. और कहते कि उस टाइम गोल्डन ईयर्स थे जेमिनी स्टूडियोज़ के, और वो किस कारण थे, मतलब वो अपने सबसे ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड स्टूडियोज़ में से एक बना था, क्योंकि ये सब कुछ सुब्बू के कारण था. Subbu had a separate identity as a poet, and though he was certainly capable of more complex and higher forms, he deliberately chose to address his poetry to the masses. सुब्बू जो है वो एक उसकी अलग ही जो है पहचान थी एक पोइट की तरह, और जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और हायर फॉर्म्स की चीज़ें वो जो था वो करता था, लेकिन वो जानबूझकर चूज़ करता था अपनी पोइट्री क्राउड में सुनाने की. His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements, or so his critics felt. तो उसके जो क्रिटिक्स थे, मतलब उसकी निंदा करने वाले थे, उसको जो अच्छा नहीं मानते थे, तो वो कहते थे कि इसकी सक्सेस जो है फिल्म्स की वो उसकी लिटरेरी अचीवमेंट के साथ जो है वो ओवरशैडो हो जाती है, कवर अप हो जाती है, और उसके क्रिटिक्स ऐसा ही सोचते थे. He composed several truly original story poems in folk refrain and diction, and also wrote a sprawling novel, Thilana Mohanambal, with dozens of very deftly etched characters. तो उसने जो है एक स्टोरी पोएम करी फोक, जिसमें लोगों को जो है तरह तरह के ओरिजिनल जिनकी उसमें सीन्स थे उसने बड़े अच्छे से दिया. और वो एक नावल था थिलाना मोहनबाल, तो उसमें कई तरह के कैरेक्टर्स को उसने जो है बहुत खूब तरीके से जो है पेश किया. ही क्वाइट सक्सेसफुली recreated the mood and manner of the देवदासेस of the early 20th century. तो बड़े ही अच्छे से कहते उसने देवदास का जो मूड इनकी 20th सेंचुरी में जो देवदास का करैक्टर था बड़ी अच्छी तरह से रिक्रिएशनल तरीके से उसने जो है लोगों के सामने रखा. He was an amazing actor. He never aspired to the lead role, but whatever subsidiary role he played in any of the films, he performed better than the supposed main players. तो कहते बहुत ही अमेजिंग एक्टर था, बहुत ही अच्छा एक्टर था. कभी उसने लीड रोल किया नहीं, लेकिन अगर वो करता है, कभी उसने परफॉर्म करा है, तो कहते कि वो जो है जो मेन हीरो था उससे भी बहुत अच्छा वो करता था. He had a genuine love for anyone he came across, and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances. तो उसका घर जो था वो उसका इनकी बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जो भी उसके पास आता था. तो उसका घर जो था एक तरह से कई दर्जनों लोगों का जो था वो, चाहे उसके रिलेशंस के रिलेटिव्स थे, चाहे उसको जानने वाले थे, कोई जानने पहचानने वाला आ जाता था, मतलब कि उसके घर में कोई ना कोई हमेशा लोग रहते ही थे. इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ दैम. तो कहते उसके सुब्बू के नेचर के अगेंस्ट ये सब कुछ लगता था कि वो कई लोगों को अपने घर में रख रहा है, उनको खाना दे रहा है. सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन, एंड येट ही हैड एनिमीज. तो कहते इतनी दया रखने वाला, इतना लोगों को सपोर्ट करने वाला सुब्बू, फिर भी उसके एनिमीज थे. वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस. क्या उसके दुश्मन इस कारण थे कि बॉस के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक था. और वॉज इट हिज जनरल डेमेन्योर दैट रिजेंबल्ड अ साइकोफेंट्स, या फिर ऐसा था कि वो चापलूसी वगैरह करते थे उसके कारण था. और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या फिर वो हर चीज़ को अच्छा कह देता था, इसके कारण उसके दुश्मन थे. इन एनी केस, there was this man in the makeup department who would wish the direst things for Subbu.
तो कहते कोई भी केस हो, लेकिन यहाँ पर एक मेकअप डिपार्टमेंट में एक आदमी था जो सुब्बू से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। वो चाहता था कि सुब्बू चला जाए। यू सो Subbu, always with the boss, but in the attendance roles, he was grouped sorry, under a department called the story department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. कहते कि सुब्बू को आप हमेशा बॉस के साथ देख सकते थे, लेकिन जब हमारी अटेंडेंस रजिस्टर की बात आती है तो उसका जो था नाम वो ऐसे ग्रुप के डिपार्टमेंट में लिखा हुआ था जिसको नाम था स्टोरी डिपार्टमेंट, और उसमें लॉयर्स आते थे, असेंबली के राइटर्स आते थे, पोइट्स आते थे। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइज़र, बट एवरीबडी रेफर्ड टू हिम एज द अपोजिट। तो लॉयर्स तो वैसे ऑफिशियली कहते जाते हैं कि लीगल एडवाइज़र हैं, लेकिन हर कोई उनको कुछ और ही कहता था, उसके अपोजिट कहता था। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस who was also extremely temperamental once blew over on the sets। तो कहते एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, बस ये था कि उसको गुस्सा जल्दी आ जाता था, तो ऐसा ही एक बार सेट पर हुआ। While everyone stood stunned, the lawyer quietly switched on the recording equipment। तो कहते जब वो बोल रही थी गुस्से में, तो उसको सुनकर सारे के सारे चुप थे, बिल्कुल सुन खड़े हुए थे। तो लॉयर ने क्या किया, चुपचाप से रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया। When the actress paused for breath, the lawyer said to her। तो जब एक्ट्रेस चुप हुई सांस लेने के लिए, मतलब ये बोल बोल कर चुप हो गई, तब लॉयर ने उसको कहा 1 minute प्लीज़, एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग। और फिर कहते कि 1 मिनट रुकना, और उसको सारी की सारी रिकॉर्डिंग सुनाई। There was nothing incriminating or unmentionably foul about the actress tirade against the producer। तो अब कहते कि एक्ट्रेस के पास तो प्रोड्यूसर के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बचा था कि वो कुछ उसको बोल पाती या कुछ उसको कह पाती, कुछ भी ऐसा नहीं कि उसके अगेंस्ट उसके पास रहा ही नहीं। बट वेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट शी वॉज स्ट्रक डम्ब। तो जैसे ही उसने अपनी आवाज़ सुनी साउंड्स के थ्रू, तो वो तो हक्की पक्की रह गई। A girl from the countryside, she hadn't gone through all the stages of the worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into। तो कहते कि एक लड़की ऐसी जो कि दूसरे शहर से आई थी, और अभी तो शायद उसने अपनी लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंसेस को फेस भी नहीं किया होगा, तो वहाँ पर कहते जाकर जो है अब वो कि ऐसे कि उसकी आ चुकी थी स्टेज कि वो देख रही थी कि वो चारों तरफ से फंसी पड़ी है। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे। तो उस दिन उसको जो डर बैठा उसके मन में, उससे वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाई। दैट वॉज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर। द लीगल एडवाइज़र who was also a member of the story department। तो कहते कि बस उसका छोटा सा लाइफ का जो ब्रिलियंट एक्टर्स थी, उसकी एक्टिंग का करियर यहीं पर ख़त्म हो गया, और जो कि स्टोरी डिपार्टमेंट का लीगल एडवाइज़र था उसने ये सब कुछ किया, हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड। और उस लॉयर ने ही उसकी लाइफ एक्टिंग लाइफ का जो है, एक्टिंग करियर का जो है वो एंड यहाँ तक लेकर आया। While every other member of the department wore a kind of uniform, khadi dhoti, with a slightly oversized and clumsily tailored white khadi shirt, the legal advisor wore pants and a tie and sometimes a coat that looked like a coat of mail। तो कहते कि उन दिनों में फिर सारे के सारे इनकी यूनिफॉर्म में रहते थे, बाकी तो खादी धोती होती थी और एक वाइट शर्ट जो थी खादी की डाली होती थी। तो लीगल एडवाइज़र्स पैंट डालते थे, टाई डालते थे, और कई बार कोट डालते थे जो कि ऐसा लगता था कि मेल का कोट है, मतलब कि चिट्ठियों वाला कोट है उनका। ऑफन ही लुक्ड एलोन एंड हेल्पलेस। वो हमेशा अकेला दिखता और बेचारा हेल्पलेस होता था। अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स। तो
क्राउड ऑफ ड्रीमर्स मतलब कि लोग वैसे अब बॉम्बे जाते हैं, लोग मुंबई जाते हैं ना अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो कैसे ऐसे ही कहते भीड़ थी, उसमें से वो ठंडा आ पड़ा आदमी एक कोने में। अ न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधीटिज एंड खादिट्स। तो कहते कि एक आदमी ऐसा जिसको कोई भी इनकी ये लेना है वो लेना है, ऐसा कुछ भी बिल्कुल टोटली न्यूट्रल था गांधीट्स और खादिट्स के बीच में। Like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film, and though a lot of raw stock and pancake were used on it, not much came of the film. तो कहते कि कई दूसरे लोगों के बीच में जो है, जो कि बॉस के इतने ज़्यादा नज़दीक थे, तो वो आदमी जो था उसको सिर्फ इतना ही अलाउ था कि वो एक फिल्म को जो है वो प्रोड्यूसर मतलब खर्चा वगैरह जो करता है ना मूवीज़ वगैरह में वो। एंड लॉट ऑफ रॉ स्टॉक एंड पैनकेक वर यूज ऑन इट। तो वैसे ही फिर मेकअप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर यूज़ होता था। नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, और ज़्यादा फिल्म के बीच में आता भी नहीं था। देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट। और एक दिन क्या हुआ, बॉस ने वो स्टोरी डिपार्टमेंट को ही बंद कर दिया। एंड दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंस्टांस in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home। तो कहते हिस्ट्री में, इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ होगा ऐसा चांस कि जिसमें जब सभी पोइट्स को घर जाने के लिए बोला तो वो जो लॉयर थे उनको भी अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। तो आज का चैप्टर हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसकी कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।